गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। बंद करो चलो, है ना। टीचर्स डे तो हो गया कल कंप्लीट। आज स्टूडेंट डे मनाते हैं वापस से। बंद करो चलो, बोलना शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ सेल पढ़ी थी कल अपन ने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। कौन कौन सी थी? दो प्रकार की। कल दो प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी थी हमने। नाम बताएंगे? एग्जाम्पल क्या? हाँ, बैठे बैठे बता दे आराम से। दोबारा बोल, जोर से बोल। फिक्स्ड सेल में एपोक्राइन सेल। एपोक्राइन सेल होती है क्या? एपोक्राइन तो ग्लैंड का प्रकार होता है। हाँ, तो फिक्स्ड सेल और फ्री सेल के एग्जाम्पल बताने, नाम नाम बताने आपको आराम से। नेक्स्ट, फ्री सेल्स। एक भी नाम सुना ही नहीं दिया, दोबारा बताओ। प्लाज्मा। मीजेनकाइमल आती है कि फ्री सेल्स के अंदर? मेलेनोसाइट। दोबारा बोलो। दोबारा बोल के बता। तीन हो गई। कितने लिखी है? पांच। बाकी दो के नाम बताओ। नेक्स्ट, प्लाज्मा सेल, मास सेल। कौन से? तुम सुन के बता क्या बोल रही है। लिम्फोसाइट। तीन हो गई। नेक्स्ट, मीरोक्राइन। मीरोक्राइन कोशिका होती है या ग्रंथियां होती है? बोलो, देख लिया अब तो। मेलेनोसाइट। चार हो गई। मैक्रोफेज। पांच हो गई। नेक्स्ट, फ्री सेल फिक्स सेल के नाम बताने। किसके अंदर आती है? फ्री में या फिक्स में? फ्री में। फिक्स सेल के एग्जांपल बता। एडिपोज। बैठ जा।
बैठे बैठे बता दे। फाइब्रोब्लास्ट, अच्छा नाम ही पूछ रहा हूँ, अभी तो काम पे तो आया ही नहीं मैं। नेक्स्ट, ये किसके अंदर आती है? पिक्सल। फ्री सेल्स के नाम बताओ। बताओ। मैक्रोफेज। लास्ट टाइम पे कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे अपन। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर उत्पत्ति लिखी थी मेसोडर्म से, फिर हमने कहा था सभी संयोजी ऊतकों के अंदर कोशिकाएं, तंतु और मैट्रिक्स पाया जाता है। सबसे पहले संयोजी ऊतक की कोशिकाओं के बारे में बात करी थी, हमने कहा था दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, फिक्स सेल और फ्री सेल। फिक्स सेल के अंदर तीन नाम लिखे थे, फाइब्रोब्लास्ट, मेसेनकाइमल और एडिपोज सेल्स। और फ्री सेल्स के अंदर पांच नाम लिखे थे, मैक्रोफेज, मास्ट कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, लिम्फोसाइट और मेलानोसाइट। सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट के बारे में लिखा था, शाखित जीवद्रव्य प्रवृत्त पाया जाता है और आरईआर अत्यधिक विकसित होता है। कार्य की अगर बात करते हैं तो तंतु और मैट्रिक्स का निर्माण करना। दूसरे नंबर पे मेसेनकाइमल कोशिका लिखा, हमने लिखा उसके अंदर कि रूपांतरित होकर किसी भी अन्य प्रकार की कोशिका में बदल सकती है। एडिपोज सेल्स की अगर बात करते हैं तो वसा का संग्रहण करती है। अगर आते हैं फ्री सेल्स के अंदर, सबसे पहले मैक्रोफेज लिखा, उसके अंदर लिखा सफाई गर्मी कोशिका या स्कैवेंजर सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाह्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण करके उनके बाहर से निकालने का कार्य करती है। सेकंड नंबर पे लिखा मास्ट कोशिका, हमने लिखा है एस आकृति का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और कार्य क्या था? हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का संस्रावण करना। तीसरे नंबर पे लिखी हमने प्लाज्मा कोशिका, लिखा क्रोमेटिन पदार्थ बैलगाड़ी के पहिए के समान व्यवस्थित रहता है, लिखा था। कार्य में एंटीबॉडी का निर्माण करना। और लिम्फोसाइट का कार्य और मेलानोसाइट का कार्य मेलानिन का संश्लेषण, जो त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, हेडिंग ला लो, संयोजी उत्तक में तंतु। जनन उपकला सिंपल एपिथेलियम का ही पार्ट है क्या सर? बिल्कुल सही है। अलग अलग होती है सर। सीबेसियस ग्रंथि के अंदर सीबम का श्रावण होता है, श्वेत ग्रंथि से पसीने का श्रावण होता है। एक कैसे लग गई तुमने? ना ना, अलग अलग होती है। संयोजी उत्तक में तंतु लिख लिया सबने? देखो इधर, संयोजी उत्तक की अगर बात करते हैं तो तीन प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? सबसे पहले आते हैं कोलेजन तंतु, दूसरे नंबर पे आते हैं रेटिकुलर तंतु, और तीसरे नंबर पे आते हैं इलास्टिक तंतु। सबसे पहले कोलेजन फाइबर, दूसरे नंबर पे रेटिकुलर, और तीसरे नंबर पे इलास्टिक फाइबर। हमारे से पूछा जाता है इन तीनों तंतुओं में प्रोटीन बताओ सब कौन सी पाई जाती है? कोलेजन तंतु की अगर बात करते हैं तो कोलेजन प्रोटीन है। रेटिकुलर तंतु की अगर बात करते हैं तो रेटिकुलिन। ये कोलेजन, ये रेटिकुलिन। और तीसरे नंबर पे इलास्टिक के अंदर आती है इलास्टिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? इलास्टिन प्रोटीन। प्रोटीन के बाद में पूछा जाता है इलास्टिसिटी पाई जाती है क्या? इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्था।
प्रत्यास्था का मतलब होता है कि किसी भी चीज के ऊपर अगर आपने बाह्य दाब लगाया और उसका रूप परिवर्तित हो गया, जैसे ही आप बाह्य दाब छोड़ो और वापस अपनी सामान्य पोजीशन के अंदर आ जाए, इस गुण को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था। अगर बात करते हैं कोलेजन तंतुओं की तो इसके अंदर नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। और लेकिन अगर बात करते हैं इलास्टिक तंतुओं की तो नाम से पता लग रहा है कि पाई जाती है। रेटिकुलर तंतुओं के अंदर पाई जा भी सकती है और नहीं भी पाई जा सकती। तीसरी चीज जो हमारे से पूछी जाती है इनके अंदर, वो पूछा जाती है कि बताओ साहब कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि एग्जाम्पल्स। कोलेजन तंतुओं की अगर बात करते हैं तो ये बोन के अंदर मिलेंगे, साथ ही साथ आपको कार्टिलेज के अंदर भी पाए जा सकते हैं। रेटिकुलर तंतुओं की अगर बात करते हैं तो स्प्लीन के अंदर और लिम्फ नोड, लिम्फ नोड यानी कि लसिका ग्रंथियां, वहां पर मिलेंगे। इलास्टिक तंतुओं की अगर बात करते हैं तो ये किसके अंदर मिलेंगे? लिगामेंट के अंदर मिलोगे। किसके अंदर? लिगामेंट के अंदर। यहां पे आएगा टेंडन। ठीक है, हमारे से पूछा जाता है आगे की तरफ और डीप जाना चाहे, टेंडन किसको किससे जोड़ेगा? बोन को मसल से जोड़ेगा। जबकि लिगामेंट किसको किससे जोड़ेगा? बोन को बोन से जोड़ेगा। तो संयोजी उत्तक में तंतुओं की अगर बात करते हैं तो तीन प्रकार के तंतु हैं, कोलेजन तंतु, रेटिकुलर तंतु, इलास्टिक तंतु। नाम से ही प्रोटीन इनके अंदर, कोलेजन प्रोटीन, रेटिकुलिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन। कोलेजन तंतुओं के अंदर किसी भी प्रकार की प्रत्यास्था नहीं पाई जाती, जबकि इलास्टिक तंतुओं के अंदर प्रत्यास्था पाई जाती है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं तो बोन और टेंडन के अंदर कोलेजन तंतु मिलेंगे, लिगामेंट के अंदर इलास्टिक तंतु। तो लिगामेंट्स बेसिकली कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन दोनों काम करते हैं, जिसके कारण जॉइंट के अंदर गति होती है। ये अपन ने साइनोवियल जॉइंट के अंदर पढ़ाई है। ठीक है, स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर कौन से प्रकार के तंतु पाए जाते हैं? रेटिकुलर तंतु। वापस से लिखेंगे, स्प्लीन और लिम्फ नोड विशेष प्रकार का संयोजी उत्तक आएगा जिसको बोलेंगे रेटिकुलर संयोजी उत्तक। और रेटिकुलर संयोजी उत्तक के एग्जाम्पल के अंदर वापस से क्या लिखेंगे? स्प्लीन और लिम्फ नोड। दिक्कत यहां तक है क्या?
लिख लिया सबने? दिक्कत यहां तक किसी को? तो संयोजी ऊतक में तीन चीजें पाई जाती है, पहली कोशिकाएं हैं, दूसरी तंतु है और तीसरी देखो संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स। क्या जो इलास्टिसिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि निम्न में से कौन से तंतुओं के अंदर या कौन से ऊतक के अंदर इलास्टिसिटी पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा निम्न में से किस में इलास्टिसिटी पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती लिगामेंट के अंदर। क्यों नहीं पाई जाती? पाई जाती है किसमें? लिगामेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि तंतु कौन से है? इलास्टिक तंतु है। प्रोटीन कौन सी है? इलास्टिन। तो जब दोनों नाम इलास्टिक तंतु इलास्टिन प्रोटीन आ रही है तो इलास्टिसिटी तो इसी के अंदर पाई जाएगी। बोन की अगर बात करते हैं तो ऐसा थोड़ी कि अस्थि को खींचो और तुम वापस से सामान्य पोजीशन के अंदर आ जाए, होता है कैसे? ज्यादा खींच लोगे फ्रैक्चर हो जाएगा, फालतू लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। तो बोन के अंदर और टेंडन के अंदर आपको कोलेजन तंतु पाए जाते हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार की प्रत्यास्था नहीं पाई जाती। लिगामेंट के अंदर अगर बात करते हैं तो इलास्टिक तंतु पाए जाने के कारण वहां पर प्रत्यास्था पाई जाएगी और इसी इलास्टिसिटी के कारण हमारे जॉइंट गति कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। ठीक है। संयोजी ऊतक की मैट्रिक्स कोशिकाएं और तंतु के पाए जाने के बाद में जो गैप बचता है उस गैप को भरने के लिए क्या आती है? मैट्रिक्स आती है। पूछा जाता है मैट्रिक्स बनी किसकी होती है? आंसर है प्रोटियोग्लाइकेन। किसकी बनी होती है? प्रोटियोग्लाइकेन की बनी होती है। मैट्रिक्स का नाम लिख दिया था इसलिए लाइन लिखवानी जरूरी थी, बाकी मेरा मन तो था नहीं, कोई नहीं पूछेगा, लिख लो ऐसे कैसे। मैट्रिक्स प्रोटियोग्लाइकेन की बनी होती है। प्रोटियो यानी प्रोटीन, ग्लाइकेन यानी ग्लाइकोजन। तो मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसका निर्माण कौन सी कोशिका करेगी? फाइब्रोब्लास्ट। और कोलेजन प्रोटीन, रेटिकुलिन प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन का निर्माण भी कौन करेगी? और फाइब्रोब्लास्ट के अंदर कौन सी कोशिका? रफ ए आर, क्योंकि सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए हैं। दिक्कत यहां तक नहीं? हेडिंग डालो संयोजी ऊतक का वर्गीकरण। संयोजी ऊतक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। लिख लिया? देखो इधर बाद में लिखना। संयोजी ऊतक को हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट में इसको सीटी लिख दो, तो जहां पर भी सीटी लिखा हुआ मिलेगा यहां पर उसका मतलब क्या रहेगा? ठीक है। संयोजी ऊतक की अगर बात करते हैं तो संयोजी ऊतक दो प्रकार का होता है। एक तो वो संयोजी ऊतक जो भ्रूण के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं भ्रूणीय संयोजी ऊतक। कौन सा संयोजी ऊतक? और दूसरा वो जो वयस्क के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं वयस्क संयोजी व आधारीय ऊतक। इसको बोलते हैं एम्ब्रोयनिक कनेक्टिव टिश्यू, भ्रूणीय संयोजी ऊतक। इसको बोलते हैं एडल्ट कनेक्टिव एंड सपोर्टिव टिश्यू।
आगे सुनो, पहले बात करते हैं भ्रूणीय संयोजी उत्तक की। भ्रूणीय संयोजी उत्तक दो प्रकार का होता है, जिसके अंदर सबसे पहले नाम आता है मीजेनकाइमा। क्या नाम आता है? मीजेनकाइमा। और दूसरे नंबर पे आता है जिलेटिनियस कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक। तो अगर बात करते हैं संयोजी उत्तक की, तो संयोजी उत्तक कितने प्रकार का? दो प्रकार में, सबसे पहला और दूसरा। भ्रूणीय संयोजी उत्तक कितने प्रकार का? सबसे पहले, दूसरा। दिक्कत यहां तक। वयस्क संयोजी व आधारी उत्तकों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक आते हैं वयस्क संयोजी उत्तक, इसको बोलते हैं एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरे नंबर पे आता है, इसको बोलते हैं वयस्क आधारी उत्तक। तो जो एक नाम था उसको दो नामों में डिवाइड कर दिया अपन ने, इसको बोलेंगे एडल्ट सपोर्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? सपोर्टिव टिश्यू। दिक्कत यहां तक किसी को है क्या? आगे चले। शरीर को आधार और आकार प्रदान करने का कार्य कौन करता है? शरीर को आधार और आकार प्रदान करने का कार्य अंतःकंकाल। और अंतःकंकाल किससे मिलकर बनता है? अस्थि और उपास्थि से। वयस्क आधारी उत्तक दो प्रकार का है, जिसके अंदर एक नाम आता है अस्थि और दूसरा नाम आता है उपास्थि। जगह कम पड़ेगी, यहीं पे लिख दो इसको। एक तो होती है अस्थि, जिसको बोलते हैं बोन, और दूसरी होती है उपास्थि, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, याद करो शुरुआत के अंदर ऑस्ट्रोलॉजी यहां पर हेडिंग डाली थी बोन, और उसके अंदर पहली लाइन लिखी थी कि अस्थि बनने की प्रक्रिया ओसिफिकेशन कहलाती है। याद करो कार्टिलेज अस्थि के बाद में कार्टिलेज पड़ा है ना। पहले कुछ डिफाइंस लिखी थी, डिफाइन के बाद में अस्थि का संगठन, फिर संरचना लिखी थी, फिर अस्थि का क्लासिफिकेशन। उसके बाद में उपास्थि लिखी थी, उपास्थि का डिफाइन लिखे थे, फिर कई सारे। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज लिखा था, जिसके अंदर सबसे लास्ट के अंदर कैल्सिफाइड कार्टिलेज लिखा था अपन ने। वहां तक वाला पोर्शन किसके अंदर आता है? वयस्क आधारी उत्तकों के अंदर। तो अस्थि और उपास्थि के बारे में जितनी भी बातें थी हम पहले कर चुके, अभी वापस करने की आवश्यकता हमारे को नहीं है। किसके बारे में बात करेंगे? वयस्क संयोजी उत्तक। वयस्क संयोजी उत्तक की अगर बात करते हैं, तो वयस्क संयोजी उत्तक चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? सबसे पहला आता है ढीला संयोजी उत्तक, इसको बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे नंबर पे आता है सघन संयोजी उत्तक, इसको बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे नंबर पे आता है रेटिकुलर संयोजी उत्तक, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। और अगर बात करते हैं चौथे नंबर पे, तो हमारे पास में आता है वसीय संयोजी उत्तक। इसको बोलते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर बात करते हैं वयस्क संयोजी व आधारी उत्तकों को, तो कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। कितने भागों में? सबसे पहले वयस्क संयोजी उत्तक और दूसरा वयस्क आधारी उत्तक। वयस्क आधारी उत्तकों को कितने भागों में? दो भागों में। अरे सुना तो चिल्ला देते तो। दो भागों में। वयस्क आधारी उत्तक को कितने भागों में? दो भागों में, अस्थि और। अगर बात करते हैं वयस्क संयोजी उत्तक की, तो कितने भाग? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, ये बनाने का मैटर मेरा इसलिए रहता है कि आपको समझ में आए कि कहां से कहां चल रहे हैं, क्योंकि जब अगर मैं लाइन टू लाइन लिखना शुरू करूंगा ना इसके अंदर, तो संयोजी उत्तक जब शुरू करूंगा बूढ़े संयोजी उत्तक तक समझ में आएगा, फिर वेस्ट संयोजी उत्तक तक समझ में आएगा, फिर वेस्ट संयोजी उत्तक के अंदर बात करूंगा रेटिकुलर की, तो आप भूल चुके होंगे कि कौन सा उत्तक पढ़ रहे थे अपन। सिर्फ इसीलिए पहले ये आउटलाइन ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सा उत्तक कहां पर आ रहा है। दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं, वेरी गुड। अब देखो इधर, अगर बात करते हैं ढीले संयोजी उत्तक की, तो इसके अंदर कोशिकाएं अधिक पाई जाती है। क्या अधिक पाई जाती है? कोशिकाएं अधिक मिलेगी। कोशिकाएं अधिक वही वाली कोशिकाएं जो फ्री सेल और फिक्स सेल हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर? दोबारा बात नहीं करेंगे यहाँ पर उनकी। अगर बात करते हैं सघन संयोजी उत्तक की, तो यहाँ पर तंतु अधिक पाए जाते हैं। क्या अधिक पाए जाते हैं? तंतु अधिक पाए जाते हैं। अब तंतुओं की अगर बात करते हैं, या तो तंतु ऐसे ऐसे हो सकते हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन, पॉसिबल है पॉसिबल, या फिर ऐसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सघन संयोजी उत्तकों को तंतुओं के विन्यास के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है सघन व्यवस्थित, इसको बोलते हैं डेंस रेगुलर। क्या बोलते हैं? और दूसरा आता है सघन अव्यवस्थित, इसको बोलते हैं डेंस इरेगुलर। कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर भी कनेक्टिव टिश्यू, सिर्फ किसके आधार पर? तंतुओं के विन्यास के आधार पर। सघन व्यवस्थित का मतलब कि व्यवस्था के रूप में बैठे रहेंगे, और ये गुच्छे के रूप में कहीं पे कोई सा भी तंतु घुस सकता है, इसको बोलेंगे अव्यवस्थित। क्लियर? वसीय संयोजी उत्तक की अगर बात करते हैं, तो वसीय संयोजी उत्तक में जो वसा पाई जा रही है, उसके रंग के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। किसके आधार पर? रंग के आधार पर। रंग के आधार पर देखा जाए तो एक तो होता है पीला या भूरा वसीय उत्तक, और दूसरा आता है श्वेत वसीय उत्तक। इसको बोलेंगे येलो या ब्राउन एडिपोज टिश्यू, और इसको बोलेंगे व्हाइट एडिपोज टिश्यू। यहां पर हमारा संयोजी उत्तक का क्लासिफिकेशन होता है खत्म। छोटा सा संयोजी उत्तक जैसे छोटा सा एपिथेलियल टिश्यू था, वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार का था, कवरिंग एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कवरिंग एपिथेलियम को चार भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम, दूसरे पे सूडो स्ट्रेटिफाइड, तीसरे पे स्ट्रेटिफाइड, और चौथे पे विशेषीकृत या स्पेशीकृत। सिंपल एपिथेलियम को अपन ने चार भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस, दूसरे नंबर पे सिंपल क्यूबिडल, तीसरे पे सिंपल कोलमनार, और चौथे पे सूडो स्ट्रेटिफाइड को कितने भागों में विभाजित किया? एक ही भाग था वो अपने आप के अंदर। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को अपन ने कितने भागों में? सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, दूसरे पे स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल, और तीसरे पे स्ट्रेटिफाइड कोलमनार। विशेषीकृत उपकला को अपन ने चार भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दूसरे पे न्यूरोसेंसरी, तीसरे पे पिगमेंटेड, और चौथे पे जर्मिनल एपिथेलियम। इतना ही था। अगर बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का? दो प्रकार में। सबसे पहला, दूसरे पे बूढ़े संयोजी उत्तक कितने प्रकार का? सबसे पहले, दूसरे नंबर पे वयस्क संयोजी व आधारी उत्तक कितने प्रकार का? सबसे पहले, दूसरे नंबर पे वयस्क आधारी उत्तक कितने प्रकार का? सबसे पहले, और फिर वयस्क संयोजी उत्तक कितने प्रकार का? सबसे पहले। क्या अधिक पाई जाएंगी? दूसरे नंबर पे क्या अधिक पाए जाएंगे? तंतुओं के विन्यास के आधार पर सघन संयोजी उत्तक को कितने भागों में? सबसे पहला, और दूसरा। सघन संयोजी उत्तक के बाद में कौन सा उत्तक?
और रेटिकुलर संयोजी ऊतक के बाद में वसा के रंग के आधार पर कितने भागों में? सबसे पहले, और दूसरा? किसको समझ में नहीं है ये बात? किसको नहीं बैठी भाई? क्या रेटिकुलर के भाग होते तो मैं लिख देता सर यहाँ पे। आपने पढ़े हो तो बता दो, नहीं पढ़े ना, होते नहीं इसलिए। ठीक है, वापिस से सुनो, दोबारा बता रहा हूं। संयोजी उत्तकों की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार के, एक तो जो भ्रूण के अंदर पाया जाएगा और एक जो वयस्क के अंदर पाया जाएगा। जो भ्रूण के अंदर पाया जाता है उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा के नाम से पता लग रहा है कौन सी कोशिकाएं मिलेगी? मेसेनकाइमल कोशिकाएं मिलेगी। ये मेसेनकाइमल कोशिकाएं भ्रूण के अंदर पाई जाएगी और वयस्क के अंदर रक्त और रक्तवाहिनियों का निर्माण करेगी। अगर बात करते हैं जिलेटिनियस संयोजी ऊतक की, तो जिलेटिनियस संयोजी ऊतक बोने, हाइपोडर्मिस और अम्बिलिकल कोड के अंदर पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं वयस्क संयोजी आधारी ऊतकों। वयस्क संयोजी आधारी ऊतकों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले है वयस्क संयोजी ऊतक और दूसरे हैं वयस्क आधारी ऊतक। वयस्क आधारी ऊतकों की अगर बात करते हैं तो दो जगह पर मिलेंगे, अस्थि के अंदर और उपास्थि के अंदर। अस्थि और उपास्थि की जितनी भी बातें थी हम पहले कर चुके हैं। अगर बात करते हैं वयस्क संयोजी ऊतक की, तो ये चार प्रकार के हैं। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीला संयोजी ऊतक। ढीले संयोजी ऊतक ढीला इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोशिकाएं अधिक पाई जा रही हैं। अगर बात करते हैं सघन संयोजी ऊतक की, तो ये सघन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर तंतु अधिक पाए जा रहे हैं। तंतुओं का विन्यास दो प्रकार से हो सकता है, रेगुलर या इरेगुलर, व्यवस्थित या अव्यवस्थित। तो तंतुओं के विन्यास के आधार पर सघन संयोजी ऊतक को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सघन व्यवस्थित और सघन अव्यवस्थित। सघन ऊतक के बाद में आता है रेटिकुलर संयोजी ऊतक। रेटिकुलर संयोजी ऊतक के बाद में आता है वसीय संयोजी ऊतक। वसीय संयोजी ऊतक के अंदर वसा का रंग पीला या भूरा है तो पीला भूरा वसीय ऊतक, और अगर सफेद रंग की है तो दिक्कत यहां तक किसी नहीं। अब बनाओगे कैसे वो सुनो। सेम वैसा वाला पैटर्न लोगे जैसा अपन ने बनाया था एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू, फिर भ्रूण संयोजी ऊतक, फिर मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा के बाद में एक लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे जिलेटिनियस संयोजी ऊतक, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे वयस्क संयोजी आधारी ऊतक, बराबर के अंदर वयस्क संयोजी ऊतक, फिर ढीला संयोजी ऊतक। ढीले संयोजी ऊतक के अंदर फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे सघन संयोजी ऊतक। सघन संयोजी ऊतक के आगे लिखोगे सघन व्यवस्थित, फिर एक लाइन छोड़ोगे सघन अव्यवस्थित, फिर एक लाइन छोड़ोगे रेटिकुलर संयोजी ऊतक, फिर एक लाइन छोड़ोगे वसीय संयोजी ऊतक, फिर एक लाइन छोड़ोगे पीला या भूरा वसीय ऊतक, और फिर एक लाइन छोड़ोगे। यहां पर लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके अंदर अपने को कुछ भी नहीं लिखना। ये सबसे अच्छी बात है आपके। किसको समझ में नहीं है ये वापस से पूछना चाहूंगा मैं आपसे। कल के डेट के अंदर याद होना चाहिए, इंडिविजुअल पूछूंगा, कर लाओगे याद? क्वेश्चन कैसे आएगा सर जी? उसी की बात करेंगे आगे। कोई आपसे क्लासिफिकेशन नहीं पूछेगा। जो पूछा जाएगा ना, वो जो खाली लाइन छोड़ोगे ना आप, वहां पर लिखेंगे हम। आपसे एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा श्वेत वसीय ऊतक, व्हाइट एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है, येलो या ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, रेटिकुलर संयोजी ऊतक में कौन सी कोशिकाएं होती है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। सघन संयोजी ऊतक की अगर बात करते हैं, सघन व्यवस्थित का एग्जाम्पल बताओ, सघन अव्यवस्थित का एग्जाम्पल बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एग्जाम्पल्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसमें लिख लिख के तरह आ जाएगा, इसमें लिखो भाई लिखो, तुम्हारी इच्छा। आवाज नहीं आ रही।
समझ के बनाना कि कहां पर कौन सा क्लासिफिकेशन किया है और क्यों किया है। क्या हो गया, दिक्कत कोई?
एनाटॉमी वाले 10 बजे रुकेंगे भाई, कल हो नहीं पाई थी क्लास, आज होगी क्लास। और लाइव वालों की आर्थ्रोलॉजी भी चली हुई है भाई 11 बजे से। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट छूटा हुआ है लाइव क्लास वालों का, तो वो 11 बजे से होगी। लिखना शुरू करो। सबसे पहले क्या लिखा है? मीजेनकाइमा लिखा है, लिखो इसके अंदर मीजेनकाइमा में मीजेनकाइमल कोशिकाएं उपस्थित। मीजेनकाइमा में लिखो मीजेनकाइमल कोशिकाएं उपस्थित। मीजेनकाइमा में लिखोगे मीजेनकाइमल कोशिकाएं उपस्थित। मीजेनकाइमल कोशिकाएं उपस्थित जो वयस्क में मीजेनकाइमल कोशिकाएं उपस्थित जो वयस्क में रक्त एवं रक्त वाहिनियों का निर्माण करती है। मीजेनकाइमल कोशिकाएं उपस्थित जो वयस्क में रक्त एवं रक्त वाहिनियों का निर्माण करती है। मीजेनकाइमल कोशिकाएं उपस्थित जो वयस्क में रक्त एवं रक्त वाहिनियों का निर्माण करती है। क्लियर? दिक्कत? चलो सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? जिलेटिनियस। जिलेटिनियस एग्जाम्पल लिखो। भ्रूणीय हाइपोडर्मिस और अम्बिलिकल कोड। भ्रूणीय हाइपोडर्मिस तथा अम्लीय कोड। भ्रूणीय हाइपोडर्मिस तथा अम्बिलिकल कोड। भ्रूणीय हाइपोडर्मिस तथा अम्बिलिकल कोड। त्वचा की दो परतें होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। और डर्मिस के नीचे वसा कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। तो भ्रूण के अंदर ये हाइपोडर्मिस किससे बनी रहती है? जिलेटिनियस संयोजी ऊतक से। क्लियर है? थर्मोरेगुलेशन का कार्य करेगी। फिर लिखा अपन ने वयस्क संयोजी आधारी ऊतक, उसके बाद में लिखा वयस्क संयोजी ऊतक। वयस्क संयोजी ऊतक के अंदर सबसे पहला ढीला संयोजी ऊतक, और लिखा है इसके अंदर क्या अधिक पाई जाती है? कोशिकाएं अधिक पाई जाती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू लिखो। रक्त वाहिनियों, रक्त वाहिनियों ब्लड वेसल। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लिखोगे ढीला संयोजी ऊतक में कोशिकाएं अधिक लिख लिया ना, उसके बाद में लिखो रक्त वाहिनियों तथा तंत्रिकाओं के चारों ओर। 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 रक्त वाहिनियों तथा तंत्रिकाओं के चारों ओर कोमा लगाओ और लिखो पेशीय बंडल के बीच में। पेशीय बंडल, पेशीय बंडल के बीच में। पेशीय बंडल के बीच में कौन सा संयोजी ऊतक मिलेगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्या है? सघन संयोजी ऊतक में भी सघन व्यवस्थित। ठीक है, सघन व्यवस्थित के अंदर दो नाम लिखोगे, लिगामेंट और टेंडन। सघन व्यवस्थित के अंदर दो नाम लिखोगे, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट और टेंडन अंडरलाइन करोगे इसको। अभी तक जितने एग्जाम्पल लिखे हैं उसके अंदर से यही पूछा जाएगा कि लिगामेंट और टेंडन में कौन से प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। क्या कहोगे? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? सेकंड नंबर पे कौन सा है? डेंस इरेगुलर, सघन अव्यवस्थित।
लिखो, यकृत व प्लीहा के कैप्सूल। डेंस इरेगुलर के अंदर लिखोगे यकृत व प्लीहा के कैप्सूल, यकृत व प्लीहा के कैप्सूल, यकृत व प्लीहा के कैप्सूल, यकृत व प्लीहा के कैप्सूल में कौन सा मिलेगा? सघन अव्यवस्थित। उसके बाद में कौन सा आता है? रेटिकुलर संयोजी ऊतक की अगर बात करते हैं तो रेटिकुलर संयोजी ऊतक में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्टेलेट सेल, प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो रेटिकुलर तंतुओं के अंदर दो नाम लिखे थे, एक तो था स्प्लीन और दूसरा था लिम्फ नोड, लिखा था भाई। रेटिकुलर तंतुओं के अंदर दो नाम लिखे थे, स्प्लीन और लिम्फ नोड। नाम से पता लग रहा है कि रेटिकुलर संयोजी ऊतक है तो कहां पर मिलेगा? स्प्लीन और लिम्फ नोड। स्प्लीन लिम्फ नोड कोई नहीं पूछता, हमारे से पूछा जाता है कि स्टेलेट कोशिका कहां पर पाई जाती है? रेटिकुलर संयोजी ऊतक के अंदर। सही है क्या? अच्छा एक चीज बताओ, मान लो मैंने पढ़ाया नहीं, है ना, और अगर आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हो, ढीला संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक, रेटिकुलर संयोजी ऊतक और वसीय संयोजी ऊतक, और अगर आपसे पूछा है कि रेटिकुलेट सेल कौन सी ऊतक में पाई जाती है? कॉमन सेंस होता है ना, होता है ना कॉमन सेंस। तुम लिखो यार, रेटिकुलेट सेल लिखो। इसके अंदर रेटिकुलर संयोजी ऊतक में लिखोगे स्टेलेट कोशिका तथा रेटिकुलेट कोशिका उपस्थित। अंडरलाइन करोगे स्टेलेट कोशिका को, स्टेलेट सेल एंड रेटिकुलेट सेल प्रेजेंट। अंडरलाइन करोगे स्टेलेट कोशिका को। स्टेलेट कोशिका कौन से संयोजी ऊतक में पाई जाती है? पूछा जाएगा, याद रखना है, रेटिकुलर संयोजी ऊतक में। अब रेटिकुलेट देगा तो आपको नाम से पता लग जाएगा भाई रेटिकुलर के अंदर पाई जा रही है। मेंटल फोरामन कौन से स्थिति में पाया जाता है? मैंडिबल के अंदर। दिक्कत यहां तक नहीं? रेटिकुलर के बाद में कौन सा संयोजी ऊतक आता है? वसीय संयोजी ऊतक में देखो इधर, वसीय संयोजी ऊतक की अगर बात करते हैं तो इसको दो भागों में डिवाइड किया है रंग के आधार पर, जिसके अंदर सबसे पहले आता है पीला या भूरा वसीय ऊतक। पीला या भूरा वसीय ऊतक की अगर बात करते हैं तो इसकी खास बात रहती है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाते हैं। क्या अधिक पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। सिस्टर्नी किसमें पाई जाती है? किसमें मिलती है? फिर क्रिस्टी किसमें मिलती है? पीला या भूरा वसीय ऊतक की अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाते हैं इसके अंदर। और एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो नवजात बच्चों में, जो बच्चे जन्म लेते हैं उन बच्चों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या पीला या भूरा वसीय ऊतक पाया जाता है। काम सुनो क्यों पाया जाता है? नवजात बच्चों के अंदर हमारी तरह सबक्यूटेनियस वसा स्तर पाया नहीं जाता, तो थर्मो रेगुलेशन हो नहीं पाता। थर्मो रेगुलेशन नहीं हो पाता तो दिक्कत होती है। तो भगवान ने एक्स्ट्रा लगा के भेजा पहले से ही कि अगर इसके अंदर थर्मो रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो पीला या भूरा वसीय ऊतक की परत लगाए, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक दे। आपको पता है जब आपको सर्दी लगती है तो आपके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, कपकपाने लग जाते हैं। क्यों कपकपाते हैं? क्योंकि कपकपाने से क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा से हमारे को गर्मी लगती है थोड़ी सी, यानी कि शरीर थोड़ा सा गर्म होता है। अब सबक्यूटेनियस वसा स्तर तो इसके अंदर पाया नहीं जाएगा, सबक्यूटेनियस वसा स्तर नहीं पाया जाएगा तो पीला या भूरा वसीय ऊतक दिया गया और साथ में इसको माइटोकॉन्ड्रिया अधिक लगाए गए ताकि कंपन के दौरान ऊर्जा की या गर्मी की या उष्मा की उत्पत्ति ज्यादा हो और ये थर्मो रेगुलेशन कर सके, ताप नियमन कर सके। अगर बात करते हैं श्वेत वसीय ऊतक की, श्वेत वसीय ऊतक, व्हाइट एडिपोज टिश्यू, व्हाइट एडिपोज टिश्यू की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये पाया जाता है सबक्यूटेनियस वसा स्तर।
दूसरे नंबर पे पाया जाता है मेरिनो भेड़ की पूंछ में। और तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो ऊंट की कुबड़ में, जिसको आप हम्प भी बोलते हो। इन तीन जगह पर कौन सा पाया जाएगा, है ना। आपको पता है कि अगर एक्सेस के अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो वो हमारे शरीर के अंदर वसा के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। वो वसा कौन सी होगी, ये दिख रही है आपको, त्वचा के जस्ट नीचे वसा का स्तर दिख रहा है ना। कौन सा वस्य उत्तक मिलेगा, श्वेत वस्य उत्तक। लेकिन नवजात बच्चों में कौन सा पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो ये है। ये जरूर याद रखोगे, और कुछ याद रखो नहीं रखो। क्लियर है सबको, उतारो। पीला या भूरे वस्य उत्तक के नीचे लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया अधिक उपस्थित नवजात बच्चों में पाया जाता है। श्वेत वस्य उत्तक के अंदर 3 एग्जाम्पल लिखोगे, सबक्यूटेनियस वसा स्तर, मेरिनो भेड़ की पूंछ और ऊंट के कुबड़ में उपस्थित। बोन के डाइफाइसिस में एडिपोसाइट कोशिकाएं ही पाई जा रही है, उत्तक के रूप में कम है वहां पर, तो वहां पर भी पाया जाएगा बेसिकली अगर बात करें। क्योंकि एडिपोस टिश्यू की अगर बात करते हैं तो नवजात बच्चों के अलावा बाकी वयस्क होने पर वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट एडिपोस टिश्यू के अंदर ही। तो वहां पर भी बोल सकते हैं कि बोन के डाइफाइसिस के अंदर व्हाइट एडिपोस टिश्यू पाया जाता है। लेकिन कलर वहां पर येलो मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि बोन मेरो कौन सी है, येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो किसमें पाई जाती है, और येलो बोन मेरो दिक्कत यहां तक किसी को। हकीकत है अगर लाइन टू लाइन लिखवाना शुरू करता ना मैं इसको वहां से, बस संयोजी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, फिर ए और बी, फिर ए के अंदर लिखते बोने संयोजी उत्तक, फिर लिखते बोने संयोजी उत्तक दो प्रकार का होता है। समझ में आता है कि नहीं आता। यहां से आपको पता है कि कौन सा उत्तक किससे कनेक्टेड है और उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, आपको याद करने के अंदर आसानी होगी। वैसे संयोजी उत्तक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से पूछे जाएंगे, तो याद रखोगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं स्ट्रेट कोशिका रेटिकुलर उत्तक के अंदर, वो याद रखोगे। लिगामेंट और टेंडन के अंदर कौन सा उत्तक मिलेगा, सघन व्यवस्थित, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रक्तवाहिनियों तंत्रिकाओं के चारों ओर कोई नहीं पूछेगा, बोने हाइपोडर्मिस अम्बिलिकल कोड कोई नहीं पूछेगा, ना कोई मेसेंकाइमल कोशिकाएं पूछेगा हमारे से, ठीक है ना। लेकिन मैं पूछूंगा कल के डेट के अंदर पूरे एग्जाम्पल याद होने चाहिए, उत्कला उत्तक के भी और संयोजी उत्तक के भी, और क्लासिफिकेशन के साथ में। क्लियर है सबको।